अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है लीनियर अलजेब्रा के कोर्स का। और आज हमने कुछ स्पेशल रियल मैट्रिसेस डिस्कस करने हैं। रियल मैट्रिसेस से मुराद ऐसे मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज जो हैं वो रियल नंबर्स होती हैं, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिसेस भी होंगे। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट्स से मैं उसको ए कह देता हूँ, इसको सिमेट्रिक तब कहेंगे जब आप इसका ट्रांसपोज लें तो अगेन हमारे पास ए ही बन जाए, यानी ए और ए ट्रांसपोज में कुछ डिफरेंस ना हो, ठीक है, वो दोनों इक्वल आ जाएं। जैसे अगर आपको मैं सादा सी यहाँ पर मिसाल लेके बताता हूँ, देखें फॉर एग्जांपल जी 1 2 2 3, ये आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका आप ट्रांसपोज लेंगे। देखिए ज़रा क्या बनता है। देखिए पहली जो आपके पास रो है वो है 1 2, ठीक है ना। पहली रो क्या है 1 2, इसको आपने पहला कॉलम बना देना है। दूसरी रो क्या है जी 2 3, इसको दूसरा कॉलम बना दें 2 3। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली दोनों सेम आ गए हैं, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है जो हमने मैट्रिक्स लिया था ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। इसमें दरअसल होता ये है कि आपको मैंने बताया था ना, जनरल एंट्री को आप लिखते हैं ए आई जे से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू होता है ए जे आई, ठीक है। यानी देखें ना, यहाँ पर आपके पास A11 के इक्वल है, A22 के इक्वल है। और साथ में जो ये एंट्री पड़ी हुई है आपके पास, ये कौन सी है A12 है, और ये कौन सी है A21। और आप देख रहे हैं दोनों सेम है। अगर सब आई जे के लिए वैल्यू सेम होंगी तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। चलें इसकी थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ यहाँ पर B, और उसकी जो एंट्रीज हैं उसको मैं लेट से लिखता हूँ जी 4। इसी तरह से नीचे लिख देते हैं 2x-2, यहाँ पर लिख देते हैं x+3, और फाइनल एंट्री है इसकी वो हम लिख देते हैं x+1, ठीक है। और मैंने ये क्लेम कर देता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ट्रांसपोज जब इसका आप लेंगे तो दोनों मैट्रिक्स सेम आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू कंप्यूट करनी है। जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो x की वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट करके हमने एक B मैट्रिक्स जो है वो भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं जी। आपको मैंने बताया था ना ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यही रिलेशनशिप हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। देखें A12 इज इक्वल टू है A21 के, ऐसे ही है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में ये दोनों सेम होते हैं। तो आपके पास A12 कौन सा है x+3 है, और A21 कौन सा है 2x-3, दोनों को इक्वल कर दें। दिस इम्प्लाइज दैट 2x-2 इज इक्वल टू x+3, एंड दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखें 2x दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और ये -2 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3 + 2, एंड दिस अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो x की वैल्यू मिल गई है। अब आपने x की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करनी है B मैट्रिक्स के अंदर, जहाँ जहाँ पर भी x मौजूद है, तो हमें फाइनल हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर तो 4 ही आएगा। यहाँ पर जब आप 5 इंसर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 10 - 2 8 आ जाएगा। यहाँ पर 5 इंसर्ट करेंगे तो 5 + 3 इज इक्वल टू अगेन 8 आ जाएगा। यहाँ पर 5 इंसर्ट करेंगे तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है। देखिए इसमें ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री दोनों इक्वल है, सेम है, A12 इज इक्वल टू A21, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका नाम है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक तब कहते हैं जब आपके पास उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल आ जाए -a के। a नहीं, यहाँ पर -a है, ठीक है। और यानी अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूँ, इसकी जो एंट्रीज हैं ए आई जे इज इक्वल टू होना चाहिए -aj, राइट। ए आई जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए -aj। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखते हैं नीचे ज़रा, ये देखिए ज़रा 3 × 3 का मैट्रिक्स लिख देते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये एंट्री 0 ले लेते हैं हम, ये ले लें जी 2 ले लें, ये -3 ले लें। तो यहाँ पर आपको -2 लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि A12 जो एंट्री है वो 2 है, तो A21 अल्टीमेटली हम -2 लेंगे। इस तरह से ये एंट्री आप 0 रहने दें, और ये वाली एंट्री फिल वक्त आप जो मर्जी ले लें, मैं 4 ले लेता हूँ इसको। आप नीचे आ जाएं, ये आपको 3 लेनी पड़ेगी क्योंकि ये -3 ले चुके हैं, ठीक है।
ये वाली एंट्री जो आपको -4 लेनी पड़ेगी क्योंकि ये 4 ले चुके हैं और यहाँ पर आप 0 लेंगे। अब इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे ना तो देखें ज़रा क्या बनता है। पहली रो आपके पास क्या है 0 2 -3, उसको ज़रा नीचे ले आए, मतलब पहले कॉलम में ले आए 0 2 -3। दूसरी आपके पास जो रो है वो है -2 0 4। पहली रो क्या थी 0 2 -3, उसको पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो है -2 0 4, उसको हम दूसरा कॉलम बना देते हैं। जो तीसरी रो है 3 -4 0, उसको हम तीसरा कॉलम बना देते हैं, राइट। तो अब आप देखें ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला था, इसको जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास जो मैट्रिक्स हमने लिखा था ये वाला था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अच्छा जी, एक और मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसा कि फॉर एग्जांपल जी 1 2 3 -1 0 4। आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3 है। इसका ट्रांसपोज दें क्या बनेगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 1 2 0 3 -1 4। तो देखें इसका ऑर्डर क्या आ गया 3 क्रॉस 2 है। इन दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते इन अ सेंस कि ये इक्वल नहीं आ रहे, ना एक दूसरे के माइनस में इक्वल आ रहे हैं ना एग्जैक्टली इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर इनका जो है वो सेम नहीं है। सेम ऑर्डर क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो इससे बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता वो उसके लिए हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक ही नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज लिख लेते हैं यहाँ पर जी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। क्या नाम है इसका, ऑर्थोगोनल। आपने इससे पहले आई होप कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी पढ़े होंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आपने ज़रूर पढ़े होंगे। और अगर आपको याद हो तो ऐसे वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए। ऐसे ही है, दो वेक्टर्स अगर आप लेते हैं u डॉट v इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे दो वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं, या परपेंडिकुलर वेक्टर्स भी समटाइम कह लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो भी देख लें आप ज़रा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम ए का नाम दे देते हैं, इसको ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, जब आप इसका ट्रांसपोज लें तो वो आपके पास ए इनवर्स के इक्वल आ जाए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। और बेसिकली यहीं से हम ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि आपका जो ए का ट्रांसपोज है इसको आप मल्टीप्लाई करें ए से, बेशक लेफ़्ट से करें या आप राइट से करें, इन बोथ केसेस आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होप कि आपको इसकी आइडिया होगा, आपको इसका लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था। ओके, सो ये डेफिनेशन है दरअसल जी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। आपके सामने यहाँ पर मैं इसकी एक एग्जांपल लिख देता हूँ, एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और उसकी एंट्रीज हैं हमारे पास जी 1/9, इसी तरह से 8 डिवाइडेड बाय 9, और नेक्स्ट है जी -4 डिवाइडेड बाय 9। सेकेंड रो में आ जाएं तो आपको मिलेगा जी 4/9। इसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4/9, आगे आ जाए -7 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और इसी तरह से थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में आपके पास आएगा जी 8/9। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1/9 और थर्ड कॉलम थर्ड रो इज़ 4/9। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब आपने छोटा सा काम ये करना है कि इसको लेट्स से जी हम बी का नाम दे देते हैं। आपने ये करना है कि इसका आपने फाइंड करना है ट्रांसपोज सबसे पहले, तो ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है। सिंपली ट्रांसपोज आप जानते हैं कैसे फाइंड करना है हमने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बी को बी के ट्रांसपोज के साथ पहले लेफ्ट साइड से बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने राइट साइड से बी को मल्टीप्लाई करना है, और आप देखेंगे इन बोथ केसेस आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक हो गया। ये आपने खुद से चेक करना है। अच्छा जी, इसी के बारे में हम ना कुछ और चीज़ें पढ़ना चाहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में, राइट। सो फर्स्ट करें जी, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल जो कि, और उसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और उसकी एंट्रीज मैं ले लेता हूँ जी A1 A2 A3, ये पहली रो आपके पास आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट रो है B1 B2 एंड B3,
इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी C1 ले लेते हैं हम, इन जनरल हम मैट्रिक्स ले रहे हैं एक ना, ठीक। तो C1 C2 C3 ठीक हो गया। और हमने कह दिया कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, फर्ज कर लिया हमने। और इसकी जो रोज है ना उसको बेसिकली मैं अलग से लिखना चाह रहा हूँ। U1 को हम पहली रो में लिख लेते हैं, A1 A2 A3, ये एक आपके पास वेक्टर भी इनफेक्ट बन गए, ऐसे ही है ना। और इसी तरह से जो सेकंड रो है उसको मैं U2 का नाम दे देता हूँ, वो भी एक वेक्टर बन गया हमारे पास, B1 B2 B3, ठीक है। थर्ड रो को हम U3 कह देते हैं, और उसमें क्या पड़ा हुआ है जी, C1 पड़ा हुआ है, C2 पड़ा हुआ है, C3 पड़ा हुआ है। ओके, सो हमने फर्ज किया कि ये जो मैट्रिक्स है दैट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये फर्ज किया। अगर ऑर्थोगोनल होगा तो क्या मतलब है इसका, ऑर्थोगोनल होने का मतलब ये है कि आप इसका जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे इसके ट्रांसपोज के साथ, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, यानी A1 A2 A3, इसी तरह से B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको जब आपने मल्टीप्लाई करना है इसके ट्रांसपोज के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा जी, ट्रांसपोज इसका पहले तो देखें ना, A1 A2 A3, ये पहला आपके पास कॉलम बन गया, पहली रो थी अब कॉलम बन गया। सेकंड रो क्या है जी, B1 B2 B3, उसको सेकंड कॉलम बना देते हैं हम यहाँ पर। थर्ड रो क्या थी, C1 C2 C3, उसको थर्ड कॉलम बना देते हैं। और ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, अल्टीमेटली हमारे पास एक आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स के 3x3 के 0 0 1 0 0 और 1, ठीक है। अच्छा जी, अब छोटा सा काम मैं आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ। अब आपने करना ये है कि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है आपने। आप देख रहे हैं 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। एंट्रीज कितनी होंगी उसमें, 9 होंगी, ठीक है। सारी बात है, 9 एंट्रीज होंगी ना उसमें, पहली रो में 3 होंगी, दूसरी रो में 3 होंगी, तीसरी रो में 3 होंगी। तो आपने ना, चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने इक्वल कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी सबसे पहली एंट्री आएगी मैं आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पर, वो आपके पास बनेगी A1 का स्क्वायर, पहली रो पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करने से, प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। और ये चीज़ इक्वल आ जाएगी, यहाँ पर पहली एंट्री जो पड़ी है ना 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सेकंड आपके पास जो एंट्री कॉलम में आएगी वो आ जाएगी B1 A1 प्लस B2 A2 प्लस B3 A3, और ये चीज़ यहाँ पर 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से थर्ड एंट्री जो हमारे पास आएगी वो आएगी C1 A1 प्लस C2 A2 प्लस C3 A3 एंड दैट अगेन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री पड़ी है वो 0 पड़ी है, ठीक है। इसी तरह से आगे आ जाएं। अच्छा जी, हमारे पास जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो एंट्री बनेगी ना वो आपके पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और ये इक्वल अगेन किसकी आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये 0 पड़ा हुआ है हमारे पास। आगे आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री एक बनेगी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या बनेगा, B3 का स्क्वायर, और ये इक्वल आ जाएगी 1 के, क्योंकि ये देखिए ये 1 पड़ा हुआ है। फिर नीचे आ जाए जरा, ये हमारे पास बनेगी जी C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस C3 B3, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी 0, ओके। और इसी तरह से 3 एंट्रीज हमारे पास रह गई हैं, यानी कि थर्ड कॉलम में, तो वो आपके पास आ जाएंगी जी A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, और ये आपके पास इक्वल आ जाएगी जी 0 के, ठीक है। इसी तरह से B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3, अगेन ये 0 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि देखें ये एंट्री आपके पास 0 है। नेक्स्ट आ जाएगी, नेक्स्ट आ जाएगा C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1,
तो ये हमारे पास टोटल 9 एंट्रीज आई हैं लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करने के बाद, उनको हमने कंपेयर करके इक्वल भी कर दिया, कौन सी एंट्री 1 के इक्वल आ रही है, कौन सी 0 के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से अगर आप देखें ना, आपने मैट्रिक्स लिए थे 3, U1 U2 U3, इनके एलिमेंट्स भी आपको पता है सामने A1 A2 A3 है। तो देखें ये वाले जो आपके पास एक एंट्री आ रही है A1 का स्केयर प्लस A2 का स्केयर प्लस A3 का स्केयर, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, U1 का डॉट प्रोडक्ट विद अगेन U1, क्या ख्याल है। तो ये क्या आ गया, इक्वल टू किसके आ गया, 1 के आ गए, यानी कि इसकी लेंथ हमारे पास 1 होगी, U1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह से देखें B1 B2 B3 ये किस में पड़ी हुई, U2 में पड़ी हुई है। तो आपके पास U2 जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे U2 के साथ तो ये भी 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह से U3 का जब आप लेंगे U3 के साथ तो ये भी 1 के इक्वल ही है, ये देख रहे हैं आप। इसके अलावा हमारे पास बाकी जितने भी UI का आप जब लेंगे ना UJ के साथ, वो इक्वल आ जाएगा 0 के, जब आपका I जो है वो J के इक्वल नहीं है, राइट। यानी कि ये देखें ना, ये वाली जैसे एंट्री आपको पड़ी हुई है, ये आपने किस किस का लिया हुआ है, ऊपर से देखें आपने ये लिया है U1 का और U2 का, ये आपको बस 0 के इक्वल आ गया। इस तरह से U2 U1 वो भी 0 के इक्वल है, सब 0 के इक्वल है। जस्ट आपके पास जब आप U1 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे U1 के साथ वो 1 के इक्वल आएगा, फिर U2 का U2 के साथ लेंगे वो 1 के इक्वल आएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपके पास जो वेक्टर्स है ना U1 U2 U3 ये यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब इनकी जो लेंथ है वो 1 है। ऐसे वेक्टर्स को आप जानते हैं यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, और ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल भी हैं, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। U1 U2 के ऑर्थोगोनल है क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। सो जनरली हम यहाँ से हमने ये चीज़ डिड्यूस की है कि ये ऑर्थोगोनल भी हैं और यूनिट वेक्टर भी हैं। ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। क्या कहते हैं, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। तो बेसिकली हमने यहाँ से ये चीज़ डिड्यूस की है कि आपके पास जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती हैं ना, किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आपके पास रोज होती हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स बनाती हैं। आपके पास जो U1 था U2 था U3 ये 3 वेक्टर्स थे ना, और ये किसके थे, मैट्रिक्स ए के थे। मैट्रिक्स ए क्या था, ऑर्थोगोनल था। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो रोज होती हैं वो ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स बनाती हैं, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, इसी के लिए हमने ऊपर सारा काम किया। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं ना, जैसे रोज की बात की, आप अगर कॉलम्स को भी देखें तो कॉलम्स भी आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, अगर रोज यानी इसको मैं अब सम अप करने लगा हूँ एक थ्योरम के अंदर, तो थ्योरम के स्टेटमेंट हम लिख देते हैं यहाँ पर। यानी जो ऊपर जो भी हमने काम किया है सारा, इसको एक स्टेटमेंट के अंदर हम ज़रा सम अप करते हैं। फर्स्ट करें जी, आपके पास एक लेट ए बी आर रियल मैट्रिक्स, ठीक है। आपके पास जो मैट्रिक्स है दैट इज़ अ रियल मैट्रिक्स, और ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। अच्छा, यही सेम काम ना जो भी हम ऊपर करके आए हैं डेफिनेशंस, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, ए आपका रियल मैट्रिक्स है, देन जो मैं तीनों स्टेटमेंट्स लिखने लगा हूँ ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। आपका जो ए है वो ऑर्थोगोनल होगा, दिस इम्प्लाइज दैट। सेकेंड स्टेटमेंट आपके पास ये है कि आपके पास रोज ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, रोज ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल मैंने आपको बता दिया है ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स जिनकी लेंथ भी 1 हो और साथ में क्या हो, वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल भी हों। रोज ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट एंड दिस इम्प्लाइज दैट। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास ये कहता है कि आपके पास कॉलम्स ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट, ठीक है। ये जो ऊपर अभी हमने सारा काम किया उसको मैंने थ्योरम की एक स्टेटमेंट में सम अप कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, आज की आखिरी डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं, और वो डेफिनेशन है हमारे पास नॉर्मल मैट्रिक्स की।
सिंपल सी डेफिनेशन है जी, नॉर्मल मैट्रिक्स। ओके, सो किसी भी मैट्रिक्स को, बल्कि स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉर्मल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब आपके पास, यानी ए अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको नॉर्मल कब कहेंगे, जब आपका जो ए है वो अपने ट्रांसपोज के साथ कम्यूट करे, यानी उसको बेशक ए को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो या फिर ए को राइट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आना चाहिए। ये है जी कम्यूट करने वाली कंडीशन। ठीक है, इस केस में आपको हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है दैट इज़ अ नॉर्मल मैट्रिक्स। और यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल करते हैं। लेट्स से मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ जी, ए इज़ इक्वल टू 6 -3 3 और 6। ठीक है, और इसको अब हम इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार ज़रा मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख लें, 6 लिख लें, और दूसरी बार आप इसका जो क्या कहते हैं ट्रांसपोज लिख लें। पहली रो जो है 6 -3 है, उसको पहला कॉलम बना दें, और दूसरी रो 3 6 है, उसको दूसरा कॉलम बना दें। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें। अच्छा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट करने लगा हूँ क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन बेसिकली इसकी आ रही है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने से, तो हमारे पास आ रहा है जी 45 0 और 0 और 45। ठीक है, अच्छा जी, जब आप इसी को रिवर्स करेंगे ना, डायरेक्शन मतलब इसको चेंज करेंगे, ट्रांसपोज को पहले रख लें, मैट्रिक्स को बाद में रखें, अगेन हमारे पास यही मैट्रिक्स बनेगा। तो ये मैट्रिक्स जो आपके सामने मैंने लिखा है दैट इज़ अ नॉर्मल मैट्रिक्स। ठीक है, एक और पता की बात आपको यहाँ पर एक और बता दूँ, अगर आपका जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, मैट्रिक्स अगर आपका सिमेट्रिक है, या फिर आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, या फिर आपका जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है, यानी अभी तक जो हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी है ना, अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ना, तो दिस इम्प्लाइज दैट वो नॉर्मल भी होगा। राइट, यानी कि आपने कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा आपने ट्रांसपोज के साथ कम्यूट करेगा। स्क्यू सिमेट्रिक लिया, यानी ये देखना, ये स्क्यू सिमेट्रिक था, जो हमने ए लिया ना, स्क्यू सिमेट्रिक था, तो आपने देखा ये हमारे अपने ट्रांसपोज के साथ कम्यूट कर रहा है। इसी तरह से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी अपने ट्रांसपोज के साथ कम्यूट करता है। ठीक है, सो लेक्चर आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया आज का, लेकिन इसमें हमने कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं, कुछ डेफिनेशंस थी जिनकी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, ऐसे मैट्रिक्स पढ़े हमने। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा जी अगेन कुछ डेफिनेशंस हैं, लेकिन वो उन मैट्रिक्स के लिए होंगी जिनकी एंट्रीज जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स उनको कहा जाता है। ठीक है, सो आई थिंक आज के लेक्चर यहीं पे वाइंड आउट करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।